वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के डे 14 के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज की व्याख्या में हम गुरबाणी के शुद्ध उच्चारण के बारे में कुछ पढ़ेंगे, जहां पर शुद्ध उच्चारण में बहुत सारी चीजें आज जो है इंक्लूड होंगी, जिसमें हम पैरी अक्षर सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अदक का उच्चारण पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें और भी होंगी शुद्ध उच्चारण में, जिससे गुरबाणी का शुद्ध उच्चारण हम कह सकते हैं उच्चारण और ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। हम गुरबाणी को समझ के उच्चारण सही तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि संगत जी, गुरबाणी जब हम पढ़ते हैं या फिर गुरबाणी का जब हम जाप करते हैं, तो एक तरीके से गुरबाणी द्वारा परमात्मा से सिफ्त की जाती है, ठीक है, परमात्मा की सलाह की जाती है या परमात्मा को संबोध किया जाता है। हमने पीछे बहुत सारे शब्द ऐसे देखे जहां पर हमारी उच्चारणता थोड़ी चेंज हो रही थी। थोड़ी चेंज कहने का मकसद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फर्क आ रहा था। हमने अंकुर ना लगने की जब तीसरी वजह पड़ी थी, उसमें हमने ये जाना था कि उन शब्दों पर अंकुर नहीं लगती जो शब्द हमारे पास पुकार में होते हैं या फिर संबोध कारक होते हैं, जहां पर हमने शब्दों को संबोध करना भी सीखा, माना कि उच्चारण समझ के की, और थोड़ा सा हमारी उच्चारण में बदलाव भी आया। ठीक है जी, आज भी उच्चारण की कुछ सेध या फिर हम कह सकते हैं उच्चारण के कुछ टॉपिक्स शुमार होंगे आज की व्याख्या में। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो है हमने उच्चारण के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो याद रखना बहुत ज्यादा ही जरूरी है, और वो पॉइंट कौन कौन से हैं? अखरों दा उच्चारण ठीक होवे, शब्द जोड़ ठीक होवे और शुद्ध बोले जान, ਲੱਗਾ ਮਾਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਏ ਜਾਣ, पाठ लय रस विच कीता जावे। पहला पॉइंट जो है हमारे पास, अक्षरों का उच्चारण बिल्कुल ठीक तरीके से होना चाहिए। मीन्स के गुरबाणी के जो अक्षर हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, जो लेटर्स हैं, या फिर जो गुरबाणी की वर्णमाला है 35 अक्षरी, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे पास 41 अक्षर आ जाते हैं, उनका उच्चारण बिल्कुल ठीक तरीके से किया जाए। मीन्स के हमें पता होना चाहिए कौन सा अक्षर कौन सी धुन में प्रकट होता है या कौन से अक्षर का क्या उच्चार होता है। ठीक है जी। सिंध में, पाकिस्तान में काफी दरसंगतों को नोटिस देखा गया है कि कुछ अक्षरों की उन्हें नॉलेज नहीं होती कि उन अक्षरों का क्या उच्चारण होना चाहिए। हम आज की व्याख्या में भी उन अक्षरों की भी बात करेंगे। साथ ही साथ फिर आ जाता है हमारे पास दूसरा पॉइंट, शब्द जोड़ ठीक होवे और शुद्ध बोले जान। शब्दों का जो जोड़ गुरबाणी में बना हुआ है वो बिल्कुल ठीक बोला जाए या फिर शुद्ध रूप में हो। ठीक है, अक्सर का जैसे अगर शब्द जोड़ हमारे पास आ रहा है सोचाए, ठीक है, तीसरा पॉइंट भी इसमें शुमार हो जाएगा, लगा मात्रा दा उच्चारण पूरी तरह शुद्ध रूप विच होवे। जैसे गुरबाणी में दिलावा लगी होती है, दिलावा को अक्सर औकात हम लावा में उच्चारण कर बैठते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी पढ़ते हैं सोचाए सोच ना हो वही, हालांकि नन्हे कना नहीं लगी हुई, वहां पर नन्हे मुक्ता लगा हुआ है, सोचाए सोच न हो वही जे सोची लखवार। ठीक है, तो कहने का मकसद कि नन्हे मुक्ता लगा हुआ है पर वहां पर हम नन्हे कना उच्चारण कर बैठते हैं। जहां पर सोचाए दिलावा उच्चारण करनी है, वहां पर हम सोचे उच्चारण करते हैं, लावा उच्चारण करते हैं। शब्द जोड़ या फिर लघु मात्रों का उच्चारण हम पूरी तरीके से शुद्ध रूप में नहीं करते। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पिछली व्याख्या में हमने ये सीखा था कि अगर हम कहीं पर भी किसी भी मुहावरे को चेंज करते हैं तो काव तोल पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और अगर किसी एक अल्फाज के साथ भी मुहावरे का उच्चारण चेंज किया जाता है या मुहावरे की छेड़छाड़ी की जाती है, तब उस एक मुहावरे का असर पूरे शब्द पर ही पड़ता है। चौथा पॉइंट हमारे पास है, सही थांते विश्राम लाए जान। पीछे हमने कुछ जगहें देखी जहां पर हम विश्राम का इस्तेमाल कर रहे थे। विश्राम किसको कहा जा रहा था? सही जगह पे कॉमा का इस्तेमाल या सही जगह पे गुरबाणी को रुक के उच्चारण करना। इसके बारे में भी आज की व्याख्या में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि विश्राम क्या होता है। साथ ही साथ पाठ जो है वो हमेशा किसी लय में, रस में किया जाए। ठीक है, बाणी हमेशा किसी धुन में या फिर हम कह सकते हैं लय में या किसी प्यार भरे अंदाज में की जाए। ठीक है, रस विच कीता जावे। इन पॉइंट्स को
गुरबानी उच्चारण करते वक्त इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है जी, कोशिश करेंगे एक एक पॉइंट को आगे समझने की। सबसे पहले तो हम एक ओंकार का उच्चारण देखेंगे कि प्रॉपर उच्चारण, क्योंकि मूल मंत्र में सबसे पहला अक्षर जो हमें दिया जाता है, पहला शब्द जो दिया जाता है वो एक ओंकार है। ठीक है, इस एक ओंकार का सही तरीके से उच्चारण किस तरीके से किया जाए, ठीक है, तो हमारे पास जो प्रॉपर फॉर्मेशन आती है एक ओंकार की, वो ये जो आपके सामने है, एक ओंकार। ठीक है, एक ओंकार। बाकी जो उच्चारण था हमारे पास आती है, यहाँ पर आप थोड़ा गौर करके देख लें, ओ अंग, ठीक है, आयरे की निशानी हम देना भूल जाते हैं। ओंकार प्रॉपर जो उच्चारण है एक ओंकार का, ठीक है, एक ओंकार। बाकी जितनी भी उच्चारण की जाती हैं, जैसे कि एक ओंकार, ठीक है, आयरा गायब हो गया, हमने डायरेक्ट उड़े के साथ टीपी लगा दी, एक ओंकार उच्चारण किया। एक ओंकार भी हमारे पास गलत उच्चारण आ जाती है, एक ओंकार भी कई जगहों पर उच्चारण किया जाता है, ये भी हमारे पास गलत उच्चारण में गिना जाता है। ठीक है जी, तो प्रॉपर उच्चारण क्या होगी ओंकार की, एक, या फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं एक ओ अंग। अगर आप नहीं बोल पा रहे तो कोशिश करिए कुछ वक्त के लिए एक ओंकार की उच्चारणता को तोड़कर उच्चार करिए। ठीक है, एक ओ अंकार, एक ओंकार। ठीक है जी, प्रॉपर उच्चारणता ऊड़े के साथ आयरा, आयरे पर टीपी और फिर कार। ठीक है जी, एक ओंकार प्रॉपर उच्चारणता होगी। गुरबानी में हमारे पास 35 अक्षर आ जाते हैं, उन 35 अक्षरों को हम थोड़ा सा जो है देख लेंगे ताकि इनके सही से उच्चार हमें पता चल जाए। इनको मैं इस तरीके से नहीं पढ़ूंगा ऊड़ा आयरा, इनके सिर्फ जो साउंड्स हैं या फिर जो इनकी धुन है उन्हीं को उच्चारण करूंगा। ठीक है, ओ अ ई स ह क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ फ ब भ म य र ल व ड़। ठीक है जी, कई संगतों को इन 4 शब्दों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है, पहला शब्द हमारे पास आ जाता है डड्डा ड, दूसरा आ जाता है ढड्ढा ढ, तीसरा दद्दा, और चौथा शब्द जो हमारे पास होता है वो धधा होता है। जैसे अगर एक ही लफ्ज को लिया जाए, जो हमारे पास ढोल आता है ना, वो इस शब्द से लिखा जाता है। ठीक है, ढोल, अगर उस शब्द को इससे लिखा जाए तब वो बन जाएगा डोल, इससे लिखा जाए तो बन जाएगा दोल, और अगर इससे लिखा जाए तब वो बन जाएगा धोल। ठीक है, ढोल डोल दोल धोल। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं दाल धाल ढाल और डाल। उम्मीद है यहाँ पर उच्चारणता सबको क्लियर होगी। 35 अक्षर हैं, ज्यादा जो है गहराई वाली कोई बात नहीं है। ठीक है जी, फिर हमारे पास आ जाते हैं मुहारनियों का उच्चारण। ठीक है, मुहारनी हमारे पास आ जाती है, सबसे पहली जो मुहारनी होती है वो हमारे पास मुक्ता होती है, जिसका उच्चारण जी हाँ, एक सवाल आ गया था बीच में, मैं उसका रिप्लाई दे देता हूँ। पहले पीछे में आ जाता हूँ, ये हमारे पास प होता है और ये 35 अखरी में फ होता है हमारे पास। ठीक है, और बाद में जब यहाँ पर बिंदी लगाई जाती है तब ये हमारे पास फ बन जाता है। ठीक है, नॉर्मली जो अक्षर की उच्चारण था पपा फफा, ठीक है, प फ, पर जब फफे के नीचे या फिर फ के नीचे बिंदी लग जाती है, पैरी बिंदी लग जाती है, तब इसका उच्चारण फ हो जाता है। ठीक है जी। मुक्ता
हमारे पास अ का साउंड देता है, ठीक है। मुक्ता की उच्चारण क्या होती है, हम मुहानियों की उच्चारणता की बात करेंगे, सिर्फ मुहानियों की उच्चारण या फिर मुहानियों के साउंड्स देखेंगे कि वो कौन से साउंड्स प्रकट करती हैं, ठीक है। मुक्ता अ, ठीक है। कन्ना, स्यारी, ब्यारी, हमारे पास ये सारी मुहानीज आ जाती हैं, औंकुड़ दुआंकुड़, इन सब के उच्चारण भी देख लेंगे। लावा दिलावा, ओड़ा कनोड़ा, टीपी और कना बिंदी भी कहा जाता है, कना टीपी भी कहा जाता है। कन्ना की उच्चारणता हमारे पास क्या आ जाती है, आ। स्यारी की ए, ब्यारी ई, औंकुड़ उ, दिलौंकुड़ ऊ, ठीक है। यहाँ पर डब्ल्यू लिख दिया गया है ताकि हमें थोड़ी बड़ी उच्चारण का पता चले। लावा ए, दिलावा आए, ओड़ा ओ, कनोड़ा औ, टीपी अन, अंग और अम, तीन उच्चारणता टीपी की होती हैं, ठीक है। मीन्स के टीपी जो है तीन प्रकार की धुन या फिर तीन प्रकार की हमें उच्चारण देता है। इसके मैं वर्ड्स भी आपको बता दूंगा। और कना टीपी हमारे पास आ जाता है आ, ठीक है। दोबारा रिपीट कर दूं, मुक्त अ, कन्ना आ, स्यारी ए, ब्यारी ई, औंकुड़ उ, दिलौंकुड़ ऊ, लावा ए, दिलावा अए, ओड़ा ओ, कनोड़ा आओ, टीपी अन, अंग और अम और कना टीपी आ, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैं टीपी की आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। टीपी हमारे पास अन, अंग और अम कहाँ कहाँ उच्चारण टीपी के मिलते हैं हमें। देखिए टीपी आमतौर पे जब भी आम शब्द के साथ लगाई जाती है तब वो अन की उच्चारणता हमें आधे नन्ही की उच्चारणता वहां पर मिलती है। जैसे कि हम कह सकते हैं खंड, ठीक है। खखे के ऊपर टीपी और डड्डा, खंड, वहां पर टीपी हमें नन्ही की आवाज दे रहा है। अगर हमारे पास शब्द आ जाता है अंग, ठीक है, आयरे के ऊपर टीपी और साथ में गगा, तो वहां पर टीपी हमें आधे गंगे की साउंड देता है या आधे गंगे की उच्चारण वहां पर हमें मिलती है, ठीक है जी। और अगर एक शब्द मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कोशिश करता हूँ ताकि आपको आसान हो जाएगी। मैं इसी के साथ लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर इस वर्ड को मैं थोड़ा सा आगे ले आता हूँ। जैसे ये शब्द को क्या पढ़ा जाएगा, अम्ब, ठीक है। यहाँ पर टीपी जो है आधे मम्मी की उच्चारण दे रही है, ठीक है। अम्ब, आधे मम्मी की उच्चारणता हमें यहाँ पर मिल रही है। तो टीपी तीन प्रकार की ध्वनि प्रकट करती है या तीन प्रकार की आवाज जो है वो प्रकट करती है। अंग का भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर हमें टीपी का साउंड जो है, ज्यादातर टीपी जो है संस्कृत वर्ड्स में हमें जो है टीपी आधे गंगे की आवाज देती है, ठीक है। संस्कृत वर्ड्स में जब भी टीपी लास्ट में लगाई जाती है, जैसे हम जाप साहब में एक शब्द पढ़ते हैं नमस्तवंग, ठीक है जी। नमस्त, पैरी ववा मेरे पास यहाँ पर कीबोर्ड में नहीं होगा, मैं ववा पूरा लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो वहां पर हम कुछ इस प्रकार से उच्चारणता करते हैं, नमस्तवंग, ठीक है जी। वहां पर टीपी हमें आधे गंगे की साउंड देता है क्योंकि नमस्तवंग हमारे पास संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। संस्कृत भाषा के जो हमारे पास गुरबाणी में शब्द दर्ज हो जाते हैं, वहां पर टीपी अगर आखिर में लगाई जाए तो आधे गंगे की उच्चारणता हमारे पास मिलती है। और टीपी अगर बब्बे से पहले लगाई जाए या मम्मी से पहले लगाई जाए तो टीपी वहां पर हमें आधे मम्मी की उच्चारणता देती है, ठीक है। आम शब्दों पर टीपी जो है आधे नन्ही की उच्चारणता हमें मिलती है वहां पर। आगे चलते हैं, यहाँ तक उम्मीद है सबको क्लियर होगा। सिमरन गुरखा जी, आपने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब मैं कोशिश करूंगा लेक्चर के आखिरी में दे दूंगा, ठीक है जी। पैरी, हम अक्षरों के बारे में पढ़ेंगे कि गुरबाणी में कौन कौन से पैरी अक्षर इस्तेमाल होते हैं। पैरी रारा, पैरी हाहा, पैरी यैया, पैरी गगा, पैरी चचा, पैरी टेंका या टटा भी कहा जाता है, पैरी तता और पैरी नन्ना, पैरी ववा। ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे अक्षरों के पैरी वाले फॉर्मेशंस जो हैं गुरबाणी में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है जी। कुछ इस प्रकार से पैरी अक्षर हमें मिलते हैं गुरबाणी में।
हा हा हमें 3 रूपों में मिलता है। तीनों रूपों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। हा हा कुछ इस रूप में मिलता है, ठीक है। यैया इस रूप में मिलता है, ररा इस रूप में मिलता है, गग्गा इस रूप में, चचा इस रूप में, टिंका इस रूप में, तत्ता इस रूप में, नना इसमें और ववा इस रूप में, ठीक है। मीन्स कि ये पैरी में कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी जो यहाँ पर दो अक्षर लगाए गए हैं, पैरी अक्षर इनको कहा जा सकता है। ये हमारे पास आ जाता है हलंत, जो कॉमा की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा गुरबाणी में कई जगहों पर हलंत। और दूसरा हमारे पास आ जाता है विसर्गें, ठीक है। हलंत का भी उच्चारण जो है ह ही होता है, पर हलंत पर एक चीज गौर रखने वाली होती है। हलंत का लफ्जी मतलब जो है हल से लिया हलंत जो लफ्ज है हमारे पास वो हल से लिया गया है। और जब खेतों में हल चलाई जाती है ना, तब वहां पर एक बात याद रखिएगा जब भी हल चलाई जाती है तो हल क्या करती है, जमीन को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है, ठीक है जी। हलंत हल जब भी खेतों में चलाई जाती है, जमीन के ऊपर हल जब भी चलाई जाती है, तो हल जो है वो जमीन को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है या फिर दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। जिस भी अक्षर के नीचे हलंत लगाई जाती है, पहले तो ये याद रखिएगा उस अक्षर की साउंड जो है ना वो पहले तो कम हो जाएगा, मीन्स के डिवाइड होगा और डिवाइड होते हुए कम हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ वो हलंत जो है अपना हल्का सा हक का उच्चारण वहां पर दे देगा। साथ में विसर्गें भी गुरबाणी में इस्तेमाल होती हैं, वो आगे हम देखेंगे किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं। विसर्गें भी हमें हक का ही उच्चारण देती हैं। यहाँ पर मैं हलंत को क्लियर कर दूंगा थोड़ा सा। मैं कुछ शब्द आपको हलंत वाले दिखा दूं, हालांकि कीबोर्ड में हलंत का साइन जो है मेरे पास शायद अवेलेबल ना हो। एक सेकंड, मैं यहाँ पर एक शब्द लिखूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर दो शब्द लिखे और इसको मैं आपसे कॉपी कर लेता हूँ। सेकंड जी, समझ लीजिए म के नीचे पैरी हलंत लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर इसे रिमूव कर दूं जी, अब प्रॉपर हो गया, ठीक है। दो शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिए, एक शब्द के नीचे हलंत लगा दी, अक्षर के नीचे हलंत लगा दी, और एक मम्मे अक्षर के नीचे मैंने हा लगा दिया, पैरी हा, ठीक है। इस अक्षर की जो उच्चारणता की जाएगी नीचे वाले की, ठीक है, पहले नीचे वाले अक्षर की बात करेंगे। यहाँ पर उच्चारण की जाएगी तुम्हारी, ठीक है। हा पर गौर करिए, यहाँ पर हा प्रॉपर तरीके से पैरी हा जो है वो उच्चारण किया जा रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर जब हलंत लगाई जा रही है, जो पहली व्याख्या थी, मम्मे का साउंड थोड़ा सा हाफ हो जाएगा, ठीक है। और साथ में हाहे का हल्का सा निशान यहाँ पर आ जाएगा, हल्का सा बिल्कुल, मतलब कि यहाँ पर क्या उच्चारण होगी, तुम्हारी, ठीक है। बिल्कुल मम्मा जो है साइलेंट हो गया और हल्का सा हाहे का उच्चारण आपको सुनाई दिया होगा, तुम्हारी, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारी, यहाँ पर तुम्हारी, ठीक है। हलंत बिल्कुल हल्के से हाहे का निशान देता है और साथ ही साथ जो मम्मी का साउंड था अपना, उसको काफी तर कम कर दिया हलंत ने, ठीक है। हलंत की इतनी सी व्याख्या आप याद रखिए कि वो हल्के से हाहे का निशान देता है और जिस भी अक्षर के नीचे लगता है उस अक्षर का साउंड जो है हल्का सा कम कर देता है, ठीक है। जैसे हल चलाई जाती है खेतों में, जमीन दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, वैसे ही हलंत जिस भी अक्षर के नीचे लगाई जाएगी वहां पर उस अक्षर का जो उच्चारण होगा वो थोड़ा सा धुन जो होगी वो कम हो जाएगी और हलंत अपना हल्का सा हाहे का निशान छोड़ देगा, ठीक है जी।
आगे चलते हैं। उसके बाद हम पैरी अक्षर ररे के उच्चारण पढ़ेंगे, जहां पर आप जान जाएंगे कि हम यहाँ पर काफी ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं गुरबानी उच्चारण करते वक्त। ठीक है जी, पैरी ररे की बात करेंगे। गुरबानी में एक ही शब्द दो रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, भरम और प्रम। यहाँ पर भवे के साथ मुक्ता, ररे के साथ मुक्ता, फिर ममे के साथ मुक्ता, भरम उच्चारण किया जा रहा है। पर दूसरे शब्द में ररे को पैरी ररे में इस्तेमाल किया जा रहा है, भ्रम। ठीक है, उच्चारण में थोड़ा सा फर्क आएगा। पहला जो है भ्रम उच्चारण किया जाएगा और दूसरा भ्रम। ठीक है, भब्बे के साथ ररा जो है वो डायरेक्टली उच्चारण किया जाएगा। दोनों शब्दों का अगर काव तोल देखा जाए, ठीक है, आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड जी, किनको आवाज नहीं आ रही? चलें, बाकी सबको आ रही है जी। पहले शब्द का जो कावतोल वजन है या कावतोल है वो कितना है? 3 है, क्योंकि भवे के साथ भी मुक्ता है, ररे के साथ भी मुक्ता है और मम्मी के साथ भी मुक्ता है। तो कावतोल हमारे पास 3 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3। ठीक है, 3 × 1 मतलब 3 हो जाएगा हमारे पास। पर दूसरा शब्द जो हमारे पास आ रहा है, इसमें हम कह सकते हैं शब्द का कावतोल घटाने के लिए पैरी अक्षर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर आपके किसी भी संगत को ये सवाल हो कि पैरी अक्षरों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, पैरी अक्षर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि शब्द का कावतोल वजन या कावतोल घटाया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कावतोल कितना मिल रहा है? हमें 2 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बब्बा और ररा डायरेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, एक ही अक्षरा इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास, फिर ररे के साथ मुक्ता लगाया गया है और फिर मम्मे के साथ मुक्ता। ठीक है, ब्रह्म 2 दफा मुक्त इस्तेमाल हो रहा है, 2 मुहारनियां इस्तेमाल हो रही है, मुक्ता की 2 दफा इस्तेमाल किए जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास कावतुल वजन 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों शब्दों में डिफरेंस कोई भी नहीं है, अर्थों में दोनों शब्द के सेम अर्थ हैं, पर क्या थोड़ा सा उच्चारण में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, भरम और ब्रह्म। फिर हमारे पास यहाँ पर उच्चारण भी आ गया आपके पास, एक शब्द आ जाता है श्री। ठीक है, यहाँ पर हम उच्चारण कैसे करते हैं? श्री उच्चारण करते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो हम पहले ससा, फिर ररा, फिर बिहारी उच्चारण करते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई भी पैरी अक्षर किसी भी मेन अक्षर के नीचे लगता है, ठीक है, मुहारनी उस अक्षर पैरी अक्षर के साथ में लग जाती है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी किसी मेन अक्षर के नीचे पैरी अक्षर लगाया जाता है, मुहारनी या फिर मात्रा जो होती है वो उस पैरी अक्षर को लगाई जाती है। कहने का मकसद यहाँ पर हम सीर नहीं पढ़ते, श्री पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास एक और शब्द आ जाता है गुरबानी में जो इस्तेमाल किया जाता है, एक हमारे पास आ जाता है कृपा। पर जब पैरी अक्षर में ररा और स्यारी इस्तेमाल किए जाते हैं, हम अक्सर औकात इसको भी कृपा ही पढ़ लेते हैं, पर कृपा संगत जी गलत उच्चारण हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पर पैरी अक्षर इस्तेमाल किया और पैरी अक्षर के साथ हमने मुहारनी लगाई, वैसे ही हमने यहाँ पर भी उच्चारण वैसे ही करनी है। हमने पैरी अक्षर के साथ मुहारनी का इस्तेमाल करना है। कहने का मकसद इस शब्द का उच्चारण हो जाएगा कृपा और इस शब्द का उच्चारण होगा कृपा। ठीक है, उच्चारण यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी मिल रहा है, आपको डिफरेंस पता चल गए होंगे। यहाँ पर शब्द का उच्चारण किया जाएगा कृपा। ठीक है, कक्के के साथ स्यारी, फिर ररा अलग तौर पे यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, पर यहाँ पर ररा पैरी अक्षर में आ गया। और जब भी पैरी अक्षर इस्तेमाल होते हैं गुरबानी में, तो मुहारनी जो भी हो, लावा, दिलावा, दिलांकुड़, स्यारी, उस पैरी अक्षर को मुहारनी लग जाती है। मीन्स कि यहाँ पर कक्के के साथ स्यारी नहीं लगी हुई, ररे के साथ स्यारी लगी हुई है। ठीक है जी, कृपा यहाँ पर उच्चारण किया जाएगा। ऐसे ही हमारे पास कुछ और शब्द आ जाते हैं, करम, क्रम। ठीक है, करम, क्रम।
अमृत जब हमारे पास आता है वहां पर भी हम कैसे उच्चारण करते हैं? अमृत, ठीक है। हम अमृत कभी नहीं करते, MIRT उच्चारण नहीं करते, MRIT उच्चारण करते हैं, ठीक है। हम ररे के साथ स्यारी का उच्चारण करते हैं, ये बिल्कुल उच्चारण सही है। जब भी पैरी अक्षर इस्तेमाल किया जाता है तो उस पैरी अक्षर को मुहारनी लग जाती है, ठीक है। इसी तरीके से दो और शब्द यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहले शब्द का उच्चारण हो जाएगा प्रतिपाल, ठीक है, पप्पे के साथ ररा, ररे के साथ स्यारी, फिर प्रतिपाल, ठीक है। और सेकंड शब्द जो हमारे पास आ रहा है प्रतिपाल, ठीक है, पप्पे के साथ ररा, तत्ते के साथ स्यारी, प्रतिपाल, ठीक है। पहले शब्द का उच्चारण प्रतिपाल और सेकंड शब्द का प्रतिपाल, ठीक है जी। उम्मीद है यहाँ पर पैरी अक्षर सबको क्लियर होगा। यही रूल जो है सारे पैरी अक्षर के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब के रूल याद रखिएगा, जब भी किसी मेन अक्षर को पैरी अक्षर लग जाए तो उस पैरी अक्षर के साथ मुहारनी उच्चारण की जाती है। चाहे वो पैरी अक्षर रर्रा हो, यैया हो, हाहा हो, कोई भी पैरी अक्षर हो तो उस पैरी अक्षर के साथ मुहारनी का उच्चारण किया जाता है, ठीक है जी। अगर इसी शब्द को थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिखा जाए, हालांकि ये शब्द गुरबाणी में दर्ज नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए अगर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया जाए तो यहाँ पर भ्रम नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि भ्रम पढ़ा जाएगा, ठीक है। भ्रम, भ्रम नहीं पढ़ा जाएगा, भ्रम पढ़ा जाएगा। जाप साहब में भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका हम गलत उच्चारण करते हैं। जैसे हमारे पास, मैं यहाँ पर एक शब्द लिख देता हूँ जाप साहब से, ठीक है जी। जाप साहब से एक शब्द यहाँ पर लिख देता हूँ। ये शब्द जाप साहब में इस्तेमाल होता है। हम अक्सर औकात से क्या पढ़ते हैं? निर्नामे। निर्नामे क्या होगा? गलत उच्चारणता होगी। सही उच्चारण क्या होगी? मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। सही उच्चारणता हमारे पास हो जाएगी नृनामे, ठीक है, नृनामे, ठीक है। निर्नामे गलत उच्चारणता हो जाएगी क्योंकि निर्नामे में हम जो है स्यारी के साथ ररा लगा रहे हैं, पर सही उच्चारणता जैसे बाकियों पर हमने रूल इस्तेमाल किया वही रूल यहाँ पर इस्तेमाल होगा, निर्नामे उच्चारण किया जाएगा, ठीक है। नृनामे, नन्हे के साथ डायरेक्ट ररा, ररे के साथ स्यारी, नृनामे, ठीक है जी। उम्मीद है यहाँ पर पैरी अक्षर सबको क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पर भी दोबारा क्लियर कर देता हूँ। इस शब्द का उच्चारण होगा कृपा, ठीक है, और इस शब्द का उच्चारण किया जाएगा कृपा, ठीक है। उच्चारण आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे एक और पैरी अक्षर के बारे में, पर यहाँ पर कोई संगत मुझे जो है सुखमनी साहब की ये अष्टपदी पढ़ के सुनाएंगे। जिनको थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हुआ वो एंड में भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। उनको मैं एंड में दोबारा क्लियर कर दूंगा जो भी सवाल हैं उनके, ठीक है जी। पर यहाँ पर मुझे सुखमनी साहब की ये अष्टपदी या फिर ये जो पंक्तियां लिखी हुई हैं कौन पढ़ के सुनाएगा? हैंड रेज कर दें। प्रियंका कुकरेजा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रियंका जी आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, आपके पास ऑप्शन आ गया होगा अभी। जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। जी प्रियंका जी। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेस सन माहे मिटावो। सिमरो जास दिसंबर एकै,
नाम जपत अगणत अनेकै, वेद पुराण सिमरत सुदाखर, कीने राम नाम एक आखर। जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी, बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। कोई और उच्चारण करना चाहेगा अभी भी? बैच 2 की कोई संगत अगर यहाँ पर कनेक्टेड है, जिन्होंने पहले गुरबाणी व्याकरण पढ़ी हुई है, एक सेकंड जी। संध्या जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। संध्या जी आप? जी जी। सिमरऊं सिमर सिमर सिख पाऊं, करी कली समाहि मिटाऊं। सिमरऊं जास बिसंबर ईसै, नाम जपत अगनत अनिसै। वेद पुराण सिमरत सुदाखर, मिले राम नाम एक आखर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी, बहुत शुक्रिया संध्या जी। एक सेकंड जी। वैसे तो जी, अभी आवाज क्लियर होगी, डबलिंग हो गई थी। वैसे बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, जैसे बिसुम्भर, ठीक है। अक्सर औकात यहाँ पर भी हम बिसंभर उच्चारण कर लेते हैं, जो कि गलत उच्चारण हो बैठता है। साथ ही हमारे पास ये शब्द आता है। ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं गुरबाणी में, वहां पर भी ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा। यहाँ पर हम उच्चारणता अक्सर औकात कर बैठते हैं अगनत, ठीक है। अगनत कहा जाए तो एक गलत उच्चारणता है। यहाँ पर बात हो रही है नाम जपत अगणत, ठीक है। अ पर थोड़ा सा ब्रेक, फिर गणत को साथ उच्चारण करना है, ठीक है। नाम जपत अगणत अनेक है। अगणत अगर कहा जाएगा ना, दोनों शब्द हम अग को साथ पढ़ लेंगे और नत अलग हो जाएगा, जहां पर मीनिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो कहने का मकसद यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, नाम जपत अगणत अनेक है, ठीक है। और साथ ही साथ वेद पुराण सिमृत, सिमरत नहीं, ठीक है। ररे के साथ स्यारी भी लगी हुई है, जिसको हम उच्चारण अक्सर औकात नहीं करते। ये जो शब्द हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध अक्षर की बात हो रही है, तो यहाँ पर उच्चारण किया जाता है शुद्धाक्षर। खखे के नीचे पैरी अक्षर जो दिया हुआ है, जिसकी हम उच्चारणता अक्सर औकात भूल जाते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इस पैरी अक्षर का हमें मालूम नहीं होता या फिर पता नहीं होता, ठीक है जी। कीने राम नाम एक आक्षर, या फिर वेद पुराण सिमृत शुद्धाक्षर, ठीक है। ये हमारे पास पैरी अक्षर यहाँ पर यैया इस्तेमाल हो रहा है। और नाम जपत अगणत मीन्स के अनगिनत, ठीक है। अगणत का मतलब हो जाएगा काउंटलेस, अगणत, ठीक है जी, अनेक है। अच्छा, पैरी अक्षर पर हम बात कर रहे थे, तो पैरी अक्षर हमारे पास जो दूसरा पैरी अक्षर आ रहा है वो यही आ रहा है। जैसे कि दो शब्द पीछे बताए गए, इनका उच्चारण क्या होगा, शुद्धाक्षर और अक्षर, ठीक है। अगर बात की जाए गुरबाणी में पैरी अक्षर की, तो हाहा जब भी पैरी अक्षर में इस्तेमाल होता है, गुरु महाराज ने जब हाहे को पैरी अक्षरों में दर्ज किया या फिर पैरों में दर्ज किया, पैरी अक्षर में इस शब्द को दर्ज किया, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा हम कह सकते हैं काट दिया, और कुछ इस रूप में या कई जगहों पर पूरे सर्कल में भी जो है हाहा का रूप हमें मिल जाता है। या तो पूरा सर्कल लगा हुआ होता है, या फिर जो है हम कह सकते हैं राइट साइड वाली जो इसकी वर्टिकल लाइन है वो थोड़ी लंबी होती है, ठीक है। और जब गुरु महाराज ने पैरी यये को गुरबाणी में दर्ज किया, तो ये हिस्से को काट दिया और पैरी यया कुछ इस रूप में जो है गुरबाणी में दर्ज हो गया, जिसकी लेफ्ट साइड जो लाइन थी वो थोड़ी लंबी होती है, ठीक है। मीन्स कि यये की जो निशानी है वो बस आप ये याद रखिएगा, लेफ्ट साइड जो हमें लाइन मिलेगी वो थोड़ी लंबी होगी, और हाहे की निशानी क्या होगी, राइट साइड वाली लाइन हमें लंबी मिलेगी, ठीक है जी। और पैरी यये का उच्चारण हम किस तरीके से करते हैं, उच्चारण सिहारी और आयरे को लगाकर किया जाता है, ठीक है जी। वो हम किस तरीके से आगे कुछ शब्द देखेंगे।
कुछ शब्द आ गए हमारे पास यहाँ पर जिनके नीचे पैरी यैया इस्तेमाल हो रहा है, जिनका उच्चारण कुछ इस तरीके से किया जाएगा, स्याहारी और आयरे की वर्तु कर कर इस्तेमाल किया करके। जी। जो पहला शब्द है हमारे पास उसका उच्चारण शुद्धाक्षर होगा। दूसरा आक्षर तस्य, जन्मस्य, कुटुम्बते, वासुदेवस्य। ठीक है, यहाँ पर सस्य के नीचे ववा भी इस्तेमाल हो रहा है, समझाने के लिए यहाँ पर पूरा ववा लिखा गया है। ठीक है, उच्चारण करने के लिए। और क्योंकि सस्य के पैर नीचे यैया आ गया तो यैये के उच्चारण हम यहाँ पर कैसे कर रहे हैं, स्याहारी और आयरे का इस्तेमाल करके। ठीक है, कुटुम्बते, जन्मस्य, तस्य, आक्षर, शुद्धाक्षर। ठीक है, यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी उच्चारण दिया हुआ है। ठीक है, पैरी यैया, उम्मीद है आप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे चलेंगे, कुछ और चीजों की बात करेंगे। विसर्गें, जी हाँ, विसर्गें जैसे को आपको पहले बताया था, गुरबाणी में कुछ शब्दों के साथ विसर्गें इस्तेमाल की जाती हैं और हमें नहीं पता होता कि विसर्गों का उच्चारण किस तरीके से किया जाए। संगर जी, विसर्गे जो हैं वो संस्कृत भाषा में से गुरबाणी में तत्सम रूप में दर्ज हुई हैं। ठीक है, विसर्गों का इस्तेमाल जो है संस्कृत भाषा में किया जाता था। कई जगहों पर हाहा नहीं लगाया जाता था, संस्कृत भाषा में हाहे की जगह विसर्गों का इस्तेमाल किया जाता था। और वही कुछ शब्द जो हैं तत्सम रूप में, मीन्स के जहाँ पर जैसे संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे वैसे ही वो गुरबाणी में दर्ज हो गए विसर्गों के साथ ही। तो गुरबाणी में भी जहाँ पर विसर्गें इस्तेमाल हो रही हैं शब्द के बाद में, तो वहां पर भी विसर्गों का उच्चारण हाहे के साथ किया जाएगा। ठीक है जी, हमने देखा हा पैरी हा रूप में भी, हलंत रूप में भी और विसर्गों के रूप में भी इस्तेमाल होता है। जैसे संधूरण के साथ अगर विसर्गें लगी हुई हों, ठीक है, तब आप उच्चारण क्या करेंगे, संदूरण है। ठीक है, हाहे का उच्चारण किया जाएगा संदूरण है। दृढ़ंतरण के साथ दृढ़ंतरण, अगर इनके साथ जो है विसर्गें लगी हुई है तब आप क्या उच्चारण करेंगे, दृढ़ंतरण है। ठीक है, लिखण के साथ अगर विसर्गें लगी हुई हैं तो इनका भी उच्चारण आप कैसे करेंगे, हा लगा के लिखणे। ठीक है, हाहे को थोड़ा जो है मैं यहाँ पर और एक्सपेंड करूंगा। कुछ चीजें मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हुई जो मैं अभी लिख दूंगा। एक सेकंड जी। हमारे पास कुछ शब्द याद आते हैं गुरबाणी में, जैसे कि एक ये शब्द। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिख देता हूँ पहले। वैसे गुरबाणी में पैरी अक्षर तो इस्तेमाल नहीं होते, पर सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है जी, अगर ये शब्द हमारे पास आ जाए या फिर बहुत सारे शब्द हैं, एक शब्द मैं लिख देता हूँ। ठीक है जी, कुछ शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब इनका हम उच्चारण क्या करते हैं जी। एक सवाल, एक मैसेज आया था गीता कस्तूरी जी का कि गुरबाणी में से इन शब्दों की एग्जाम्पल दे दूं। गीता जी, ये शब्द जो है गुरबाणी में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में। ठीक है, वहीं पर हमें कुछ शब्दों में विसर्गें मिल जाती हैं। ठीक है, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ किया होगा उन्हें पता होगा कि विसर्गें का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुछ शब्द में कुछ बाणियों में विसर्गों का इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है जी, अब ये जो हमारे पास कुछ शब्द यहाँ पर मैंने लिख दिए, इनका उच्चारण क्या किया जाता है, टहल, शहर,
महमा, महल, या फिर हमारे पास आ जाता है सहस। ठीक है, सहस। ठीक है, सहस मीन्स के बहुत सारे। याद रखिए हाहा जब भी बीच में मुक्ता के रूप में या फिर स्याहारी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो वो उच्चारण होते वक्त पिछले अक्षर की लावा बन जाता है। ठीक है, मीन्स के टेल को हम कैसे उच्चारण करते हैं, कुछ इस प्रकार से, टेल। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम उच्चारण करते हैं। शहर को हम क्या उच्चारण करते हैं, शशे के ऊपर हम लावा लगा देते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से बाकी शब्दों का भी जो है उच्चारण किया जा रहा था। जैसे यहाँ पर मेहमा पर भी हम मम्मी लावा लगा के और फिर मेहमा का उच्चारण करे थे। हाहा याद रखिए, हाहा जब भी मुक्ता स्वरूप में, बीच में या फिर आखिर में जब भी शब्दों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वो पिछले लफ्ज की लावा बन जाता है उच्चारण करते वक्त। वो क्यों, क्योंकि हाहे का अपना उच्चारण कुछ इस तरीके से है कि वो पिछले अक्षर की लावा में हमें सुनाई देता है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से हाहे की उच्चारण की जा रही है तो वहां पर उच्चारणता गलत नहीं होती। ठीक है, हम फोर्सफुली करके अपने आप को यहाँ पर अगर टहल उच्चारण करें, शहर उच्चारण करें, महमा उच्चारण करें, महल उच्चारण करें, सहस उच्चारण करें, तो वो गलत कहा जा सकता है कि वो उच्चारणता प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है जी, अगर हम यहाँ पर सहस, महल, महमा, शहर, टहल उच्चारण कर रहे हैं तो वो गलत नहीं होंगे शब्द। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। हाहा जो है अपना थोड़ा सा स्वर जो है बदल देता है, बस इतना याद रखिएगा। हाहा पिछले लफ्ज की लावा बन जाता है, या फिर हाहा जो है अपना सा स्वर थोड़ा सा बदल देता है, अपने आप को लफ्ज के साथ एडजस्ट कर देता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। महमा उच्चारण किया जाएगा। ठीक है जी, मम्मी के साथ लावा, हल्की सी फिर हाय स्यारी उच्चारण की जाएगी, महमा। कहा जाए तो हाहा जो है ना, जब भी बीच में मुक्ता स्वरूप में या फिर हाय स्यारी में इस्तेमाल हो जाता है तो पिछले लफ्ज की लावा बन जाता है, और खुद जो हाहे का साउंड होता है वो काफी हल्का सा उच्चारण होता है। टहल बिल्कुल हा हल्का सा उच्चारण हो रहा है। ठीक है, शहर हल्का सा हा उच्चारण हो रहा है, या फिर महमा हल्का सा हा उच्चारण किया जा रहा है। ठीक है जी, इसी तरीके से जो हमारे पास शब्द, जितने भी हाहे वाले शब्द आ जाएंगे, अगर वहां पर हम हाहे की उच्चारणता कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं तो वो शब्द हमारे पास गलत नहीं होते। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम शुद्ध विश्राम के बारे में पढ़ेंगे। जी, शुद्ध विश्राम कहा जाता है सही जगह पर कॉमा का इस्तेमाल करना, या फिर उच्चारण करते वक्त सही जगह पर रुक के उच्चारण करना। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक पंक्ति दे देता हूँ। आमतौर पे हमें जो है गुरबानी पढ़ने की बहुत ज़्यादा जल्दी और तेज़ी होती है, तब ये पंक्ति अगर हमारे पास सामने आ जाती है तो इस पंक्ति का उच्चारण जो है हम कुछ इस प्रकार करते हैं, गुर अर्जुन घर गुर रामदास भगत उतर आयो। ठीक है, बहुत तेजी से उच्चारण किया हमने, पर तेजी से उच्चारण करते करते यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, हमने गुरबाणी के अनर्थ किए हैं यहाँ पर उच्चारण करते वक्त या फिर गलत उच्चारण करते वक्त। ठीक है, हमने क्या कहा, गुरु अर्जुन घर गुरु रामदास भगत उतर आयो। ठीक है, कि गुरु अर्जुन जी के घर में गुरु रामदास जी भगत रूप में पैदा हो गए। ठीक है, या फिर जन्म लिया उन्होंने। ठीक है, भगत उतर आयो। पर गुरु अर्जुन देव जी बेटे हैं और गुरु रामदास जी पिता, फिर गुरु अर्जुन देव जी के घर में कैसे? ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर हमने गुरबाणी का गलत उच्चारण किया है, हमें विश्राम इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, चलें अगर हम विश्राम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, अगर हम पढ़ते हैं गुरु अर्जुन घर गुरु रामदास भगत उतर आयो,
तब भी पंक्ति के अर्थ वैसे ही हो जाएंगे पहले जैसे, क्योंकि यहाँ पर भी बात तो वही हो रही है कि गुरु अर्जुन जी के घर में गुरु रामदास जी भगत उतर आ गए। ठीक है, गुरबाणी के यहाँ पर भी गलत अर्थ हो रहे हैं। मीन्स के हमने अभी तक जो है प्रॉपर विश्राम का या फिर शुद्ध विश्राम का इस्तेमाल नहीं किया। शुद्ध विश्राम किस तरीके से इस्तेमाल होगा? गुर अर्जुन घर गुरु रामदास भगत उतर आयो, तब कुछ बात समझ आ जाएगी कि गुरु अर्जुन जी घर गुरु रामदास मीन्स के गुरु रामदास जी के घर में भगत उतर आ गए। ठीक है, आयो, भगत उतर आयो। ठीक है जी, गुरबाणी में शुद्ध विश्राम का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा लाजमी है। अगर सही जगह पर सही तरीके से शुद्ध विश्राम इस्तेमाल नहीं किया जाता तो आप देख रहे थे गुरबाणी के अनर्थ हो रहे थे। ठीक है, और पहले भी हम बहुत सारी ऐसी पंक्तियां पढ़ चुके हैं जैसे कि नानक अंधा होए कह रत्ना पर खंड जाए। इन शब्दों में भी, इन पंक्तियों में भी शुद्ध विश्राम का इस्तेमाल किया जा रहा था। कहाँ पर? नानक के बाद। और जो अगर हम साथ पढ़ रहे थे तो गुरबाणी के वहां पर अनर्थ हो रहे थे। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, गुरबाणी में शुद्ध विश्राम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कॉमास वहां पर नहीं लगे हुए होते, पर हमने समझ के गुरबाणी को उच्चारण करके सही जगह पर कॉमास का इस्तेमाल उच्चारण करते वक्त किया जाता है। ठीक है सही जगह पर विश्राम लगाया जाता है, कहने का मकसद। हमें खुद देखना पड़ेगा। वैसे तो प्रोफेसर साहिब सिंह की एक किताब भी आ जाती है जहाँ पर उन्होंने प्रॉपर तरीके से विश्राम हमें दिए हुए हैं। ठीक है, वो कोशिश करूंगा मैं किताब आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ही, जो संगतें जूम एप्लीकेशन पर एडेड हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर कनेक्टेड हैं, उनको व्हाट्सएप में रिसीव हो जाएगी। इसी तरीके से कुछ और पंक्तियों की यहाँ पर मैं उदाहरण देता हूँ आपको। अगर हमारे पास एक पंक्ति आ रही है, माधवे पच दिन नित्य रैणी, माधवे पच दिन नित्य रैणी। ठीक है जी अगर इसका उच्चारण हम कुछ इस प्रकार कर रहे हैं, माधवे भज दिन नित्य रैणी, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम माधवे को पुकार करके, परमात्मा को पुकार करके परमात्मा को ही कह रहे हैं आप जपो। ठीक है, भज का मतलब जपना। ठीक है, भज दिन नित्य रैणी, पर भजना या फिर जपना तो हमने है, हम परमात्मा को कह रहे हैं यहाँ पर माधवे भज दिन नित्य रैणी। तो यहाँ पर भी मीन्स के हमने गलत उच्चारण का या फिर गलत शुद्ध विश्राम का इस्तेमाल किया है। सही विश्राम कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा? माधवे। बल्कि यहाँ पर जो है गुरबाणी का उच्चारण जो है कुछ इस प्रकार होगा, माधवे भज दिन नित्य रैणी। ठीक है, भज के बाद जो है विश्राम का इस्तेमाल किया जाएगा, माधवे भज दिन नित्य रैणी। ठीक है, परमात्मा को जपो, दिन हो या ना रात हो। ठीक है, दिन नित्य रैणी, जब तक आप जिंदा हो। ठीक है, हर वक्त कहा जाए तो दिन नित्य हर वक्त। इसी तरीके से एक और पंक्ति, सहस्तव नैन नन नैन है तो हे कौ, सहस मूरत नन एक तो ही। ठीक है जी, यहाँ पर भी विश्राम का इस्तेमाल किया जा रहा है। सहस्तव नैन के बाद के ए परमात्मा, अनेक आपके नैन हैं। सहस्तव नैन, नन नैन है तो एक पर देखा जाए तो आपका एक भी नैन नहीं। ठीक है, नेत्र नहीं आपकी, देखा जाए तो अनेक सारी मूर्तियां हैं, पर देखा जाए तो एक भी नहीं है, ना एक तो ही। ठीक है, परमात्मा की सिफ्त में कुछ अलग अंदाज से यहाँ पर परमात्मा की तारीफ की जा रही है। ठीक है जी तो विश्राम का इस्तेमाल करना गुरबाणी में हर पंक्तियों में लाजमी हो जाता है। जैसे कि हमारे पास एक और पंक्ति आ जाती है जपजी साहिब में, हम आम तौर पे पढ़ते हैं गावे को ताण होवे किससे ताण, हमें समझ भी नहीं आता कि हमने क्या उच्चारण किया और उसके मतलब क्या है। ठीक है, पर जब हम उच्चारण कुछ इस प्रकार करेंगे, गावे को ताण होवे किससे ताण, तब हम गुरबाणी के अर्थ भी समझ पाएंगे उच्चारण के साथ साथ कि कोई परमात्मा को गाता है, गावे को ताण, ताण जान के, पर किसके पास इतना ताण हो वह किससे ताण। जब हमने प्रॉपर विश्राम का इस्तेमाल किया तभी हमें गुरबाणी के अर्थ भी काफी तर क्लियर हो जाते हैं। ठीक है जी उसके बाद हम अदक के उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे। गुरबाणी में हमें पता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में जब गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी लिखी गई थी तब अधक की वर्तों जो है गुरबाणी में नहीं की गई थी। ठीक है,
अदक की वरतों जो है काफी बाद में हम कह सकते हैं गुरु गोबिंद सिंह पाशा के वक्त में अदक की वरतों या फिर अदक का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, दसम ग्रंथ की बाणी में हमें अदक के कुछ शब्द देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ जो भाई नंद सिंह जी के कुछ शब्द उच्चारण किए हुए हैं उनमें भी अदक और पैरी बिंदी वाले अक्षर श ज़ ख का इस्तेमाल हमें वहां पर भी मिल जाता है। जब गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी लिखी गई थी उस वक्त में हमारे पास बहुत सारी चीजें गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में एडिट नहीं थी, जैसे कि हम कह सकते हैं अदक वहां पर एडिट नहीं थी या फिर पैरी बिंदी वाले अक्षर भी एडिट नहीं थे। ठीक है, क्योंकि उस वक्त बाणी विकास कर रही थी, बाणी का इन्वेंशन हो रहा था। ठीक है, और वक्त अनुसार ही बोली या फिर भाषा का वक्त अनुसार इन्वेंशन होता रहता है। ठीक है जी। अदक के उच्चारण के बारे में सीखेंगे, अदक किस तरीके से उच्चारण की जाती है। अदक अपने तो दूसरे अक्षर की आवाज दुगनी कर देता है। ठीक है, अदक जिस भी अक्षर के ऊपर लगी होती है अपने दूसरे अक्षर की आवाज जो है वो दुगनी कर देता है। जैसे कि एक शब्द हमारे पास आ जाता है अदक वाले रूप में। ठीक है, इस शब्द का उच्चारण कैसे किया जाएगा, बिल्ली। ठीक है, ल पर जो है थोड़ा सा प्रेशर दिया जाएगा या फिर जोर दिया जाएगा। हम कह सकते हैं इंग्लिश में जहां पर हमारे पास दो अक्षर इस्तेमाल किए जाते हैं, दो अल्फाबेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी प्रोनाउंसिएशन के वक्त, गुरबाणी में दो अक्षर लिखने की बजाय या फिर हम कह सकते हैं जहां पर दसम ग्रंथ की बाणी इस्तेमाल की गई है अदक लगाने की बजाय, दो अक्षर लगाने के बजाय वहां पर अदक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बिल्ली यहाँ पर उच्चारण किया जाएगा, कहने का मकसद ल पर थोड़ा सा प्रेशर दिया जाएगा। अगर ऐसे ही हमारे पास लिखा हुआ हो, एक सेकंड संगत जी, अगर ये अक्षर हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है बिना अदक के, तो यहाँ पर उच्चारणता कैसे होगी, नॉर्मल उच्चारणता हम करेंगे बिल्ली। ठीक है, पिछला अक्षर हमारे पास कैसे उच्चारण हो रहा था, बिल्ली, और ये जो अक्षर इस्तेमाल होगा, ये शब्द जो उच्चारण होगा बिल्ली, नॉर्मल, ल पर प्रेशर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अदक की जो हम कह सकते हैं ज्यादातर इस्तेमाल जो है ये पर काफी ज्यादा इसका असर पड़ता है। ठीक है, अदक का तव प्रसाद में हमारे पास कुछ शब्द आ जाते हैं जिसमें ये के ऊपर अदक की वरतों की जाती है। ठीक है, अदक के बारे में हमने क्या पढ़ा, मैं यहाँ पर ये बाद में समझाऊंगा, पहले आपको ये के बारे में समझा दूं। ये की उच्चारण तो हम किस तरीके से करते हैं, ईडी स्यारी और आयरे की वरतों करके, आयरे का इस्तेमाल करके। ठीक है, जहां पर हम पैरी यैया हमारे पास इस्तेमाल हो रहा था तब वहां पर स्यारी इस्तेमाल करे थे, पर पूरा यैया जब हमारे पास इस्तेमाल होगा उसका उच्चारण कुछ इस तरीके से किया जाएगा, ईडी स्यारी और आयरे का इस्तेमाल करके। जब भी ये से पहले अदक लग जाए, ठीक है, क्योंकि हम आवाज दुगनी करते हैं। ठीक है, तो ईडी स्यारी मीन्स के दो बार हमारे पास आएंगी या फिर दो बार इस्तेमाल की जाएंगी, क्योंकि आवाज दुगनी की जाएगी अदक लगने की वजह से। ठीक है, आवाज को दुगनी किया जाएगा, तो ईडी स्यारी हमारे पास क्या बन जाएगी, ईडी ब्यारी बन जाएगी। ठीक है, तो जब हमारे पास ये शब्द आ रहा है ये से पहले अदक लगाई जा रही है, तब हम यहाँ पर क्या उच्चारण करेंगे, बच्छैया, ना के बच्छया। ठीक है, अदक क्योंकि अपने अगले अक्षर की आवाज दुगनी कर देता है, तब यहाँ पर ये की उच्चारणता बिहारी में कन्वर्ट हो जाएगी, ईडी बिहारी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी उच्चारणता यहाँ पर क्या की जाएगी, बच्छैया। तो प्रसाद में हमारे पास कुछ और भी शब्द आ जाते हैं ये वाले जिनके पहले जो है अदक की इस्तेमाल की जाती है, जैसे बच्छैया, लवैया, दिवैया। ठीक है, ये कुछ शब्द आ जाते हैं जिनके साथ ये से पहले अदक लगी हुई होती है और यैया वहां पर जो है बिहारी के साथ उच्चारण किया जाता है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में अदक की इस्तेमाल नहीं की गई, पर अक्सर औकात बहुत सारे शब्द ऐसे आ जाते हैं जिनको हम अदक से ही उच्चारण करते हैं गुरबाणी में। वैसे ही कई जगहों पर भी
अदक का इस्तेमाल किया जाता है गुरबानी में भी। ठीक है जी, जैसे यहाँ पर गुरबानी की पंक्ति है, यहाँ पर पहले मैं उच्चारण नहीं करता। चलें, अगर हम आम तौर पे उच्चारण करते हैं तो अब हम क्या कहते हैं, तीजे भया भाभी पेब। ठीक है, भाभी कहा जाता है भाभी को, ठीक है, रिलेशन को, ठीक है, जो हमारी भाभी होती है, भाई की वाइफ, ठीक है, उनको भाभी कहा जाता है। बेब कहा जाता है बहन को। अगर हम यहाँ पर भया उच्चारण करते हैं तो भया का मतलब होता है दीवाना। ठीक है, दीवाना या दीवाने, ठीक है, भया का मतलब। पर यहाँ पर उच्चारणता जो होगी भया की, क्योंकि रिलेशन की बात हो रही है, भाई की बात हो रही है, तब यहाँ पर उच्चारणता अदक लगा के की जाएगी। ठीक है जी, पैया, तीजा पैया पापी बेब। हालांकि गुरबानी में अदक का इस्तेमाल नहीं की जाता, पर कुछ जगहों पर हमने अदक लगानी पड़ेगी, हर जगह पर नहीं, कुछ जगहों पर। ठीक है, हमारे पास सिख मिशनरी कॉलेज की तरफ से एक बुक आ जाती है, पैरी ये की उच्चारणता, जिसमें उन्होंने काफी तरह शब्द लिखे हुए हैं और गुरबानी की पंक्तियां भी लिखी हुई हैं कि कहाँ कहाँ पर हमने जो है ये के साथ अदक का उच्चारण करना है। ठीक है जी, इसी तरीके से एक और पंक्ति को उदाहरण दे देता हूँ यहाँ पर, सो रमये। ठीक है, यहाँ पर भी रमये ये के साथ जो है अदक का उच्चारण किया जाएगा, मीन्स के रमये पढ़ा जाएगा। सो रमये का मिलाए न सपने। ठीक है, वो रमये को जो है या फिर परमात्मा को सपने में भी नहीं मिलते। ठीक है जी, जी हो सकता है आपको अभी भी इनमें कुछ शब्दों में कंफ्यूजन हो। मैं यहाँ पर कुछ और उदाहरण दे देता हूँ। गुरबानी में कुछ शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि लख। लख का भी उच्चारण जो है हम अदक के साथ ही करते हैं, खखे से पहले हम अदक लगाते हैं। ठीक है, उच्चारण करते वक्त क्योंकि वहां पर लगी नहीं होती, पर लख एक ऐसा शब्द है जिस पर खखे के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, और ये अदक के साथ ही उच्चारण किया जा रहा है। एक और शब्द इस्तेमाल हो जाता है गुरबानी में जिसके ऊपर अदक लगी नहीं होती, पर हम उच्चारण करते वक्त अदक का इस्तेमाल करते हैं और वहां पर गलत नहीं होता, शब्द बिल्कुल सही पढ़ा जाता है। जैसे इस शब्द को हम क्या पढ़ते हैं, मुसल्ला। ठीक है, सर के ऊपर प्रेशर आ गया, मीन्स के सर से पहले हमने अदक उच्चारण की। ठीक है, हम इसको मुसल्ला नहीं पढ़ते। जब भी ये शब्द इस्तेमाल होता है तब हम इसे क्या पढ़ते हैं, मुसल्ला। ठीक है, सर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दे देते हैं। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं गुरबानी में जो अदक के साथ इस्तेमाल होते हैं। अदक गुरबानी में उच्चारण होती है, बिल्कुल होती है। ये के ऊपर अदक का काफी ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि आवाज दुगनी की जाती है, तो यैया बिहारी में कन्वर्ट किया जाता है। गुरबानी में कुछ जगहों पर ये के साथ अदक का उच्चारण करना बिल्कुल शुद्ध होता है, अशुद्ध नहीं होता, गलत नहीं होता। ठीक है जी। जी संगत जी, हमारी आज की व्याख्या यहीं तक खत्म होती है। यूट्यूब का सेशन मैं यहीं तक एंड कर देता हूँ और आपके जो भी सवाल हैं आप अभी पूछ सकते हैं।